हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे बात किया था, उत्तल दर्पण के बारे में बताया था कि आखिर उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है। उसके बाद मैं आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिन्ह परिपाटी के बारे में, आवर्धन के बारे में बताऊंगा और दंडपट सूत्र के बारे में बताऊंगा। मतलब आज जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ उन सब से आपको आंकिक प्रश्न बनाने में बहुत ही सहायता मिलने वाला है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर आंकिक प्रश्न कैसे सोल्व होते हैं, हमसे हम आप लोगों से सोल्व कैसे होगा। तो देखा जाए, सबसे पहले आंकिक प्रश्न को बनाने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए। तो चिन्ह परिपाटी, सर ये क्या होता है चिन्ह परिपाटी? मतलब कभी वस्तु दूरी प्लस लेना होता है, कभी माइनस लेना होता है। प्रतिबिंब दूरी कभी प्लस हो जाएगा, कभी माइनस हो जाएगा, कभी फोकस दूरी प्लस लिखो, कभी फोकस दूरी माइनस होगा। सर ये सब कैसे होता है? वो सब चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी को। तो देखते हैं चिन्ह परिपाटी को क्या होता है। देखिए क्या लिखा गया बच्चों कि दर्पण के मुख्य अक्ष को आप समझकर चलोगे कि एक्स एक्स अक्ष है, मतलब एक्स अक्ष माना जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को आप मानकर चलोगे कि वो एक्स अक्ष है। मतलब कहने का मतलब यह हो गया बच्चों कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में कि ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, एक्स होता है। कहने का मतलब यह हो गया कि इधर में एक्स प्लस लिखा जाता है और इधर में एक्स क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। और इसे मानकर चलना है वाई प्लस, ये बाई हो गया, बाई डैश। बाई यहाँ पर निगेटिव होगा और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे बाई कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तब ये क्या बोला जा रहा है कि अगर प्रधान अक्ष अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, इस तरह से अगर बना दोगे बच्चों, ठीक है, मैं माना कि अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये जो देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष को आप समझ कर चलिएगा कि एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? यह मानकर चलना पड़ेगा आपको कि एक्स अक्ष लिखा बनाया गया है, ठीक है। या तो फिर उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण अगर होगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसको मानकर चलना है कि एक्स अक्ष है। मतलब कि मुख्य अक्ष को हमेशा एक्स अक्ष की तरह मानकर चलना होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखिए सभी दूरियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा गया है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी की सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मतलब यह भी कहा जा सकता है कि ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। उसे समझ लीजिए कि मूल बिंदु होगा। ध्रुव को समझना है कि आपको मूल बिंदु होगा, क्योंकि जितनी भी दूरियां होंगी वो सब के सब ध्रुव से मापी जाती है। कहने का भावार्थ क्या है, मतलब क्या है, तो समझते हैं इस चीज को। जैसे देखिए मैं एक बना लेता हूं अवतल दर्पण। देखिए ये हो गया इसका मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, है ना। चलिए ये हो गया आपका P F और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर C होता है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई वस्तु है। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला गया बच्चों कि जो एक्स अक्ष, आप इस तरह से भी समझ सकते हो, यहाँ पे बाई एक्सिस बनाया जा सकता है इस तरह से, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्रधान अक्ष है वो एक्स अक्ष है, ठीक है। चलिए अब कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया था कि जो भी दूरियां होंगी उसका माप अगर करना होगा तो हमेशा हम लोग माप करते हैं कहां से? पोल से मापा जाता है। मतलब अगर वस्तु दूरी चाहिए, कौन सा दूरी चाहिए मुझे? वस्तु दूरी। तब कैसे क्या होगा सर? तब आप यह समझ लेना कि आप वस्तु दूरी जब भी निकालने की जरूरत पड़ेगा तो आप समझ लो कि ध्रुव पर खड़े हो। अपने आप को मान लेना है कि ध्रुव पर खड़े हो। जैसे ही मैं बोलता हूं वस्तु दूरी, तब आप क्या कीजिएगा कि ध्रुव से वस्तु की ओर बढ़ जाना है। ध्रुव से वस्तु की ओर बढ़ जाना है, यानी कि ध्रुव से वस्तु की ओर बढ़ जाओगे और जो दूरी आएगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को लिखा जाता है U से। सूचित किया जाता है बच्चों, U से सूचित किया जाता है। मैं मान लेता हूं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब नीचे यहां बनता है। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी तो प्रतिबिंब दूरी कौन सा होगा? प्रतिबिंब दूरी को लिखा जाता है V से। प्रतिबिंब दूरी मैं अभी आपको बताया था कि अपना आपको मान लेना है कि आप कहां पर खड़े हो?
ध्रुव पर खड़े हो। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की तरफ बढ़ जाओ, यहां से यहां तक जितना माप आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए ऊपर की ओर भी मापना है तो ऊपर की ओर भी जा सकते हो, नीचे की भी आ सकते हैं। तो जितनी भी दूरियां होंगी वो सब के सब दूरियां जो है, तो ऊंचाई जो है वो हमेशा कहां से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। ये बात दिमाग में रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए और देखिए फोकस दूरी भी इन द सेम वे, फोकस दूरी के बारे में भी कहा जा सकता है। अगर मैं बात करूं आपसे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कौन कौन सा होगा सर? तो यानी कि मैं अभी बताया आपको कि अपने आप को समझ लो कि ध्रुव पर आप खड़े हो। कहाँ समझ लेना है? ध्रुव पर आप खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो। अब आप यहाँ से फोकस की ओर चले जाओ तो ये जो दूरी आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और लिखा जाता है स्मॉल एफ से। ठीक है, चलिए यानी कि पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया बच्चों कि मुख्य अक्ष को मानना है, कि मुख्य अक्ष को मानकर चलना है कि एक्स अक्ष है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया गया बच्चों कि अगर पॉइंट नंबर 2 में बात करूं तो अपने आप को समझ लो कि पोल पर खड़े हो, उसके बाद जिस भी तरह का दूरियां मापना होगा पोल से उधर की ओर चल बढ़ो। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए आपतित किरण। सर ये आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण मतलब क्या होता है? अगर बात किया जाए आपतित किरण के बारे में, चलिए ये देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है सर? इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर यदि समझ लीजिए कि आपतित किरण इधर से इधर की ओर आ रहा है, मैं अभी आपको बताया था कि अपने आप को मान लेना है कि ध्रुव पर खड़े हो, ये आपतित किरण का दिशा है। और यदि आप इधर की ओर चल रहे हो, यदि दोनों का चलने का दिशा विपरीत होगा तो दूरियां जो है वो निगेटिव होगी। दूरियां कैसे लेना है? निगेटिव। ये आपके चलने का दिशा है और ये जो है वो आपतित किरण का दिशा होगा। किसका दिशा होगा? आपतित किरण का दिशा। आपतित किरण इधर की ओर जा रहा है और आप इधर की ओर आ रहे हो, तो दोनों एक दूसरे का विपरीत हो गया। और इस तरह का जब भी होगा तो दूरियां ऋणात्मक लेनी है। ठीक है ना? लेकिन अगर आपतित किरण भी इधर की ओर है, आपका भी चलने का दिशा इधर की ओर है, तो वो दूरी पॉजिटिव होता है। कैसे लेकर चलना है? पॉजिटिव लेकर चलना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया जा सकता है, जैसे मैं लेता हूं फिर से अवतल दर्पण। चलिए देखिए, ये हो गया PFC हो गया। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और मुझे मापने की जरूरत पड़ गया वस्तु दूरी। क्या चीज नापने की जरूरत पड़ गया बच्चों? वस्तु दूरी को मापने की जरूरत पड़ गया। तो देखते हैं कि वस्तु दूरी जो है वो प्लस होगा कि माइनस होगा। तब कैसे मापा जाएगा? तो जानते होंगे कि किरण जो है वो किसी वस्तु से निकलती है। तो मैं मान लेता हूं कि किरण का दिशा इधर ही की ओर होने वाला है। और मैं अभी आपको बताया था कि अपने आप को ऐसा मानकर चलना है कि आप ध्रुव पर हो। कहां पर हो? ध्रुव पर हो। अब वस्तु दूरी जब मापना होगा तो आप ध्रुव से चलते 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 पहुंच आ जाओ किसके पास? वस्तु के पास आ जाओ। तो आप देख सकते हैं कि आप इधर की ओर आ रहे हो और इसका चलने का दिशा इधर की ओर है। तो देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे का विपरीत दिशा है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उस दूरी को हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वस्तु दूरी जो है वो निगेटिव लिखा जाएगा, ऋणात्मक लिखा जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात कर लेता, मैं मान लेता हूं, अगर मान लिया कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक होगा। फिर से अब अपना को समझ लो कि कहां पर बैठे हो? ध्रुव पर। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर चल देना है आपको। तो जब ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर चलोगे तो देखोगे कि तुम्हारा चलने का दिशा और ये किरण का दिशा दोनों एक दूसरे का विपरीत है। यानी कि यहाँ पर बोला जा सकता है कि प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी की अगर बात किया जाए तो वो भी कैसा होने वाला बच्चों? ऋणात्मक होने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं फोकस दूरी के बारे में। इतना बात होंगे तो एक और बात कर लिया जाए। फोकस दूरी देखा जाए कि इस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है। चलिए आ जाइए फोकस दूरी के बारे में बात किया जाए।
ओके चलिए फोकस दूरी के बारे में बात करता हूं मैं। तो फिर से अपने आप को सपोज करना है कि कहां पर बैठे हुए हो, ध्रुव पर। आप इधर की ओर चल दो तो आपके चलने का दिशा और आपतित किरण का दिशा दोनों एक दूसरे का विपरीत है, यानी कि इस बार भी फोकस दूरी कैसा होने वाला है, ऋणात्मक। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है आपके लिए कि एक ऐसे दर्पण का नाम बताएं जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक कौन से दर्पण का होता है बच्चों? तो देखा जा सकता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर अवतल के दर्पण के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं आपसे अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करता हूं मैं। ठीक है, चलिए यदि मैं यहां उत्तल दर्पण ले लेता, चलिए देखा जाए, यदि यहां उत्तल दर्पण ले लिया हो गया होता, एक उत्तल दर्पण बना दिया जाए। चलिए इस तरह से होता है, ये हो गया इसका पी एफ और ये हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ कोई वस्तु रखा गया है। अब देखना है कि इसका वस्तु दूरी वगैरह ये सब कैसा होने वाला, धनात्मक ऋणात्मक कैसा होने वाला है। तो इसके लिए फिर से मैं आपको बताता हूं, मैं मान ले, आपको फिर से मानकर चलना है कि आप जो हो वो ध्रुव पर बैठे हो, वस्तु दूरी ज्ञात करना है, तब आपको किधर की ओर चल देना है, ध्रुव से वस्तु की ओर चल देना है। तो ध्रुव से जब वस्तु की ओर चलोगे तो देखा जा सकता है कि आपके चलने का दिशा, और ये तो आपतित किरण इधर की ओर आएगी, आपके चलने का दिशा इधर की ओर है और इसका दिशा एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो जब एक दूसरे का उल्टा दिशा होता है तो वहां पे हमेशा ऋणात्मक दूरी लिखा जाता है, यानी कि वस्तु दूरी इस बार ऋणात्मक होने वाला है। ठीक है, मैं बात करता हूं प्रतिबिंब दूरी के बारे में। इसके बारे में बात किया जाए बच्चों, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब इस तरह से यहां पे बनेगा इसका। अब देखिए फोकस इधर की ओर चलोगे तो आपके चलने का दिशा और इसका दिशा दोनों को दोनों समान है, इसलिए कहा जा सकता है कि इसका प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होने वाला है। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से आप फोकस की ओर चल जाओ तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपके चलने का दिशा और आपतित किरण का दिशा दोनों समान है, इसलिए फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बकवास है, इतना याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे अनुसार चलना, ये तो नियम हो गया जो बुक में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मेरे अनुसार चलिए कैसे क्या चीज करना है। जो जैसे देखिए, मैं मान लेता हूं कि एक अवतल दर्पण है, वस्तु दूरी, तो वस्तु अवतल दर्पण के परावर्तन सतह की होगा, ये P है, F है और ये मान लेता हूं कि C है। ठीक है ना, अब हम जानते हैं, इससे आपने आपको इससे कंपेयर करना है कि इधर में x कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, इधर में x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यदि इसका हमको वस्तु दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी देखिए, ये x अक्ष है मान लिया जाए तो इधर की ओर दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि वस्तु दूरी डायरेक्ट लिख देना है, वो कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। वस्तु दूरी जब भी मैं बात करूंगा तो यहां पर कैसा होने वाला है बच्चों, निगेटिव होने वाला है। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि इधर में x निगेटिव होता है, प्रतिबिंब इधर बन गया तो फिर से प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकस दूरी भी कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो ये चीज को दिमाग में रखना है। अगर बात करूं मैं उत्तल दर्पण के बारे में, तो मैं एक उत्तल दर्पण बना लेता हूं। चलिए उत्तल दर्पण हो गया। अब इस उत्तल दर्पण पे बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर वस्तु रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। तो देखिए ये मूल बिंदु है, इधर वाला दूरी कैसा होता है, प्लस, यानी कि इधर की ओर जो भी दूरी नापेंगे वो सबके सब प्लस होगा। यानी कि इस वस्तु का, अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब दूरी के बारे में बात किया जाएगा तो प्रतिबिंब दूरी फिर से क्या होने वाला है बच्चों, पॉजिटिव होने वाला है। फोकस का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर की ओर सबके सब है। जो इसका जो पोल और फोकस जो देखते हैं, वो पोल यहाँ हो गया, ये फोकस हो गया और इसका वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में वस्तु दूरी के बारे में बात किया जाएगा तो वस्तु दूरी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -x तरफ मिलने वाला है। तो ये सब चीजें दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखा जाए, ये क्या कहता है बच्चों, ये क्या बोलता है बच्चों कि दर्पण के अक्ष अर्थात
एक्स डैश के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जब वो एक्स अक्ष के ऊपर होती है। मतलब अगर एक्स अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को मापना होगा तो वो धनात्मक होगा। ऊंचाई के बारे में बात कर रहा हूं, ये +5 सेंटीमीटर लिखाएगा, लेकिन अगर ये नीचे की ओर आ जाता है, इसका मैं मान लेता हूं कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई बनता है, तो -3 लिखा जाएगा। नीचे वाला एक्स अक्ष के नीचे वाला जो दूरी होगा वो ऋणात्मक लेना है, ऊपर वाला ऊंचाई जो होगा वो एक्स अक्ष के नीचे वाला ऊंचाई को ऋणात्मक लेना है। एक्स अक्ष के नीचे वाले ऊंचाई को ऋणात्मक लेना है और एक्स अक्ष के ऊपर वाला ऊंचाई को धनात्मक लेना है। ठीक है, ये हो गया चिन्ह परिपाटी के बारे में हो गया। फिर से मैं सारी बातों को एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि सर आपने क्या बताया। हमने क्या बताया? पॉइंट नंबर 1 बताया बच्चों कि अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, तो पॉइंट नंबर 1 में यह बताया गया है कि मुख्य अक्ष जो होगा उसे आपको मानकर चलना है कि वो एक्स अक्ष को दर्शाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या बताया कि जितनी भी दूरियां होगी वो सबके सब ध्रुव से मापी जाती है। मतलब अपने आप को सपोज कर लेना कि आप ध्रुव पर बैठे हो, खड़े हो, और आप ध्रुव से वस्तु की दूरी निकालना है तो ध्रुव से वस्तु की ओर चले जाओ। प्रतिबिंब दूरी निकालना है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की तरफ चले जाओ। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया कि आपतित दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी, लेकिन अगर उसके उल्टा दिशा में मापेंगे तो वो ऋणात्मक होगी। ठीक है। यहां से क्या समझ में आया हम लोगों को कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 4th नंबर में देखें कि एक्स अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के ऊपर वाला दूरी जो ऊंचाई जो भी मापेंगे वो प्लस में होगा और नीचे वाला जो ऊंचाई मापा जाएगा वो माइनस में होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए उसके बाद बात किया जाए दर्पण सूत्र। तो सर ये दर्पण सूत्र, मैं दर्पण सूत्र के बारे में यह बताऊंगा, कहना चाहूंगा कि देखिए दर्पण सूत्र के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लें, इसमें आपको एक एक बारीक से बातें समझ में आ जाएगा। आपको पिछले वीडियो में जाना है, प्रीवियस वीडियो में जाना है, और आपको वहां से इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ठीक है। तो आई थिंक आप लोग हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें, उसके बाद देखें कि दर्पण सूत्र क्या होता है। मैं वहां पर यह भी बताया हूं कि दर्पण सूत्र का डेरिवेशन कहां से आता है, कहां से ये लिखा जाता है, उसके बारे में भी बात किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आवर्धन। आवर्धन क्या होता है सर? तो आवर्धन कुछ नहीं होता बच्चों, यह एक इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरह का एक मात्रक है जो यह बताएगा कि प्रतिबिंब बड़ा कि वस्तु बड़ा। अगर प्रतिबिंब बना तो कैसा बना, वास्तविक बना कि आभासी बना। अगर इस तरह का डाटा अगर हमको चाहिए तो हम लोग को समझना पड़ेगा आवर्धन के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन क्या होता है बच्चों? अगर देखा जाएगा आवर्धन, तो आवर्धन जो होता है वो वस्तु की ऊंचाई, फिर सुनिएगा, आवर्धन वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। मतलब यहां से लिखा जा सकता है m बराबर लिखा जाता है बच्चों HI बटा HO। HI का मतलब क्या हो गया? HI का मतलब हो गया प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया। ठीक है ना। HO मतलब क्या हो गया? वस्तु का ऊंचाई। तो m बराबर HI बटा HO लिखा जाता है। और इसके साथ एक और बहुत ही प्यारा सा बात लिखा जाता है कि m का प्रतिबिंब है ना, आवर्धन निकालने का दो फार्मूला होता है। एक तो लिखते हैं हम लोग HI बटा HO बराबर -V/U भी लिखा जाता है। ये दोनों यूज होता है। ठीक है। तो है ना, m बराबर HI बटा HO लिखिए, बराबर -V/U लिखा जाता है। ठीक है। अब समझते हैं कि आवर्धन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना। तो मैं अभी बताया आपको कि आवर्धन का मतलब यह होता है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको बताएगा कि वस्तु की ऊंचाई बड़ी है। कौन बड़ा है? आखिर वस्तु बड़ा है कि प्रतिबिंब बड़ा है? कैसे पता चलता है सर? ठीक है। या तो फिर प्रतिबिंब जो बना वो कैसा बना, वास्तविक था कि आपका आभासी था, कैसे पता चलता है? तो इन सभी बातों को समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको m बराबर, देखिए जो यहां पे लिखा गया है इस चीज को दिमाग में रखिए कि m बराबर लिखा जाता है HI बटा HO लिखा जाता है। ठीक है।
चलिए चला जाए। देखिए जैसे देखा जाए, है ना, कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि m बराबर लिखा जाता है एच आई बटा एच ओ। अब समझते हैं यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि जानना चाहिए। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, ये अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अवतल दर्पण है, ये एच ओ हो गया, एच आई हो गया। अब देखिए, ये मान लेता हूं कि वस्तु की ऊंचाई है और सॉरी, ये वस्तु की ऊंचाई है और ये जो हो गया वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, ठीक है। चलिए अब देखा जाए तो एच आई कैसा होगा, एच आई कैसा होगा और एच ओ कैसा होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं एच आई, एच आई मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब नीचे की ओर जो भी ऊंचाई मापते हैं वो निगेटिव होता है और ऊपर की ओर जो भी ऊंचाई मापा जाता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा, किस तरह का प्रतिबिंब होगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो कहा जा सकता है, प्रतिबिंब के बारे में बोला जा सकता है कि एम का मान ऋणात्मक होने वाला है। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि एच आई बटा एच ओ, एच आई देखा जा सकता है कि यहाँ निगेटिव होगा क्योंकि नीचे की ओर मापा गया है, और यहाँ पे एच आई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर मापा गया है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन का मान निगेटिव होता है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात कर लेता कि अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण में मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण के बारे में अगर बात किया जाएगा तो यहाँ वस्तु है, यहाँ इसका प्रतिबिंब बना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये हो गया एच ओ और ये हो गया एच आई, ठीक है ना। अब देखा जाए तो ये भी एक अक्ष के ऊपर, ये भी एक अक्ष के ऊपर, मतलब m बराबर जब आप करोगे एच आई बटा एच ओ, दोनों पॉजिटिव है, जब हम भाग देंगे तो इसका मान हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि आभासी प्रतिबिंब अगर होगा, आभासी प्रतिबिंब अगर आपको मिलता है तो उसका आवर्धन पॉजिटिव होता है। याद रखने वाली बात है कि कौन से प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है, तो धनात्मक की अगर बात किया जाएगा तो वो होगा आभासी प्रतिबिंब। ऋणात्मक कौन से प्रतिबिंब का होता है आवर्धन का मान, तो वो होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। ये वह बात हो गई। और एक बात और समझा जाए कि वस्तु का आकार और इससे कैसे पता चलेगा सर, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे पता चलेगा कि वस्तु बड़ा है कि प्रतिबिंब बड़ा है। एम के मान से पता चल जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां, अभी मैं बताया आपको कि m बराबर लिखा जाता है एच आई बटा एच ओ। एम बराबर क्या लिखा जाता है, एच आई बटा एच ओ। अब जैसे देखिए, किसी बच्चा ने सोल्व किया और m का मान आ गया 1.25, प्लस में आ गया। अब देखो ये जो m का मान जो है वो एच आई बटा एच ओ का मान मतलब 1.25 आ गया। कहने का मतलब ये तभी संभव है जब एच आई का मान जो होगा वो एच ओ से बड़ा होगा। जैसे 5/2 लिख देता हूं तो इसका मान आने वाला है 2.5 आ जा सकता है। तो 2.5 यानी कि 5/2 देखा जाए तो 5 क्या चीज हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। और ये किसकी ऊंचाई हो गई, वस्तु की ऊंचाई। इसका मतलब कि जब एच आई का मान एच ओ से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होता है। ऊपर वाला देख सकते हैं कि बड़ा है, इसलिए इस केस में प्रतिबिंब बड़ा होगा। याद रखने वाली बात है कि प्रतिबिंब बड़ा होगा, ठीक है। कब बड़ा होगा, जब एम का मान एक से अधिक आ जाएगा। एम का मान एक से अधिक आ गया तो आवर्धन का मान एक से, जब m का मान एक से अधिक आ जाएगा, जब m का मान आवर्धन का मान एक से अधिक आ जाएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा होगा, ठीक है। चलिए यही अगर मान लिया पलट दिया जाता है तो m बराबर में ले देता 2/5। अब देखो ऊपर वाला छोटा हो गया, नीचे वाला इसका मान जो है वो 0 से 1 से कम आने वाला है, क्योंकि इसका मान जो आता है वो 0.4 आता है। यानी कि यदि मान लिया जाए कि m का मान, मैं इस जो भी बताया, एक और बात समझ लो
m बराबर में लिख देता हूँ 5/5, यहाँ पे कटने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया। एक कब संभव है, जब दोनों का ऊंचाई समान होगा। मतलब इन सारी बातों को अगर एक लाइन में अगर इकट्ठा करके लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, मैंने क्या बताया आपको कि यदि मान लिया जाए कि आपने कुछ कैलकुलेट किया, यदि मान लिया जाए m का मान 1 से बड़ा आ जाता है तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि एच आई जो होगा वो एच ओ से बड़ा होगा। मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होगा, ठीक है। m बराबर कब संभव है, जब दोनों का ऊंचाई समान होगा, ठीक है ना। m का मान 1 से छोटा कब संभव है, जब एच आई का मान एच ओ से छोटा होगा। एच आई का मान एच ओ से छोटा होगा। तो यानी कि अब देखिए प्लस मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मैं आवर्धन लिख देता हूं, किसी वस्तु का आवर्धन निकाला और वो आया 1.25, तो देखो 1.25 आ गया, तो सबसे पहली बात प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ी है, क्योंकि 1.25 एक से बड़ा मान आया। साथ साथ देखो प्लस लिखा गया, तो प्लस आवर्धन किसका होता है, तो प्लस आवर्धन होता है आपका आभासी प्रतिबिंब का, यानी कि प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि m का मान मैं लिख देता -1.25, तो देखो ये m इससे माइनस नहीं चेक करना है, सिर्फ इसे चेक करना है। 1.25 फिर से 1 से बड़ा मान है, तो 1 से जब बड़ा मान हो गया तो वो आभासी प्रतिबिंब हो, सॉरी, तब कहा जा सकता है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई बड़ा होगा, ठीक है। ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब क्या कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। बात समझ में आया। ये देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि अगर प्रतिबिंब का मान +1 लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है। m का मान +1 का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 1 का मतलब पहले समझाना था। 1 का मतलब 1 कब संभव है, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों समान होता है। 1 तभी संभव है जब दोनों का समान होता है। +1 कब संभव है, तो +1 किस तरह का आभासी प्रतिबिंब के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आवर्धन पर देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह तो और अच्छे से क्लियर होंगे, वहां पे समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इस तरह से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आंकिक प्रश्न के साथ और देखते हैं समझते हैं कि आंकिक प्रश्न कैसे सोल्व किया हो जाता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।